निर्दोषस्य देहं हत्वा नाधिकं कोऽपि जीवति। किसी निर्दोष देह की हत्या करने वाला व्यक्ति स्वयं भी अधिक दिन तक नहीं जी पाता, क्योंकि परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की थी तो कुछ इस प्रकार की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों की सजा यही भोगनी होती है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार शुभम और स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल सिन्हा क्लासेस पर, जहां मैं प्रयास कर रहा हूं क्लास 6 to 12 के सभी बच्चों के कठिन से कठिन प्रश्नों की आसान से आसान शब्दों में हल करने की और आपसे साझा करने की। गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। नाउ गाइस, आज मैं एक टॉपिक लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूं। वो मैथमेटिक्स का टॉपिक बिल्कुल नहीं है, और अगर मैं बोलूं तो वो डायरेक्टली पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली हिस्ट्री से भी रिलेटेड नहीं है, और ना ही वो डायरेक्टली लिटरेचर से रिलेटेड है। लेकिन जब आप मेरा ये वीडियो देख लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप पाएंगे कि ये एक कॉम्बिनेशन है, एक मिक्सचर है, जिसमें आपके कई सब्जेक्ट्स के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स फॉलो अप हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। आज के मेरे इस वीडियो की अगर बात करें तो ये खासकर उन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है जो बच्चे निबंधात्मक प्रश्नों की तैयारी करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस की ओर से एमसीक्यूज की तैयारी करते हैं। और साथ ही अगर मैं कहूं तो हमारे देश के आम नागरिक, हमारे गांव समाज शहर की जनता, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये वीडियो उपयोगी होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये चाह होती है कि वह जिस देश में रहता है उस देश के कुछ मौलिक कानूनों को, कुछ मौलिक अधिकारों को वो जरूर जाने। और जो मेरा ये टॉपिक है आज का, उसमें मैं इस चीज का जिक्र कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करने वाला हूँ। गाइस, जो मेरा आज का टॉपिक है वो काफी रेलेवेंट है, वो आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा, और आपके अंदर भी कभी ना कभी इस बात की क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा रही होगी कि आप इस टर्म को अच्छे से समझ पाए। तो मैं कोशिश करता हूं कि बहुत कम शब्दों में और बहुत कम समय में आपको इस टॉपिक को आसानी से क्लियर करवा सकूं, आपके दिमाग में डाल सकूं। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज इस लेक्चर को। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ध्यान से इस लेक्चर को सुनेंगे, और अगर आपके पास मेरे रिसर्च के अतिरिक्त कोई जानकारी है तो कृपया कमेंट सेक्शन में साझा करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइस, द फर्स्ट वर्ड ऑफ माय टॉपिक इज ऑनर एंड द सेकंड वर्ड इज किलिंग। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने कभी ना कभी इस टर्म को जरूर सुना होगा। जो हिंदी में इस शब्द के लिए लाया जा सकता है वो है मान हत्या। आइए इसको कुछ की पॉइंट्स में बांटकर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर सबसे पहला की पॉइंट देखा जाए तो मैं इसका इंट्रो दे दूं आपको, इसका इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। तो मान हत्या कहते किसको है? जब किसी एक परिवार में किसी एक सदस्य या एक से अधिक सदस्यों के ग्रुप के द्वारा उसी परिवार के किसी एक या एक से अधिक सदस्यों की हत्या केवल और केवल इस आधार पर कर दी जाती है कि हत्या करने वाले को लगता है कि जिनकी हत्या हुई है उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिससे कि परिवार की कोई मर्यादा भंग हुई है या परिवार के सम्मान को कोई ठेस पहुंचा है, तो इस तरह के हत्याकांड को या इस तरह की हत्या को ऑनर किलिंग कहा जाता है। अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो एन ऑनर किलिंग इज द किलिंग और मर्डर, आप होमोसाइड भी कह सकते हैं। एन ऑनर किलिंग इज द मर्डर और होमोसाइड ऑफ अ फैमिली मेंबर और मोर देन अ मेंबर by the other family member or members, as it is believed that the victim has brought some type of dishonor or shame upon the family or head of the family। तो ये समझा जा सकता है। देखिए, जो इसके की फीचर्स है ना, जो जो मतलब इसमें आपको मुख्यतः देखने को मिलेंगे वो ये चीजें हैं कि आमतौर पर आप देखेंगे इट इज यूजुअली कमिटेड बाय, मैं यहां लिख भी रहा हूं, it is usually committed by male family member against
फैमिली मेंबर। ओके गाइस, ये अक्सर आपको देखने को मिल सकता है इस तरह के जुर्म में। However, you may see in some type of this case men are also victim। आप पाएंगे कि ऐसे कुछ केसेस में मर्द भी पुरुष भी इस केस में पीड़ित होते हैं। आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा, एक दो एग्जांपल्स भी बताऊंगा, जिक्र करूंगा। देखिए, जो दूसरी एक की पॉइंट हो सकती है इसके इंट्रोडक्शन में, वो आप ये समझ सकते हैं कि जो ऑनर किलिंग होता है ना, ये एक तरह का कलेक्टिव नेचर का क्राइम होता है। आप इसमें अक्सर देखेंगे कि जो हत्यारा होता है वो अकेला नहीं होता, बल्कि वो किसी समूह में होता है, या उसके झुंड होते हैं, या समुदाय के कुछ लोग होते हैं उसके साथ, जिनके द्वारा की अन्य सदस्यों की हत्या कर दी जाती है। आप इसके की पॉइंट में अगर और देखेंगे तो आमतौर पर ये जो इंडिया में प्रेजेंट है, इसको एक कल्चरल क्राइम के रूप में देखा जाता है। तो अगर इसका एक नेचर देखा जाए तो ये भी है कि ये कल्चर के आड़े तिरछे कर कर इस जुर्म को अंजाम दिया जाता है। ये कहा जाता है कि मान और सम्मान की बात हो रही थी, लेकिन आप स्वयं शिक्षित हैं, समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि कोई भी सभ्य समाज मान और हत्या को एक साथ जोड़कर कभी देखना चाहेगा? मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन से तो बिल्कुल नहीं देखना चाहेगा। तो ये आप की फीचर्स देख सकते हैं, ये इसके इंट्रो के लिए है। हम आगे बढ़ते हैं, हम इससे और आगे चलते हैं तो हम देखेंगे इसके एक्सटेंशन की ओर कि इसका एक्सटेंशन क्या है और कितना है। तो अगर इसके एक्सटेंशन की बात की जाए तो ये आमतौर पर आपको नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, और देखिए बचा तो कोई भी हिस्सा नहीं है, लेकिन मोस्टली मेनली आपको नॉर्दर्न रीजन में, जैसे कि आप ये समझ सकते हैं महाराष्ट्र हो गया आपका, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, या फिर आप यूपी ले लो, उत्तर प्रदेश हो गया, या आप हरियाणा ले लो। इस तरह के साउथ से भी इसकी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन मुख्यतः यूपी, हरियाणा ये दो मुख्य राज्य हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं ज्यादातर हमें सुनने को मिलती है। देखिए, आंकड़े बताते हैं कि कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में भी ऐसे मामले आते हैं, लेकिन अब के फिलहालिया जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि वेस्ट बंगाल में इस तरह की घटनाएं काफी कम हो चुकी हैं। अब बात करते हैं अगर देश से बाहर की, तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपकी कि केवल भारत ही नहीं बल्कि अन्य कई विकसित और विकासशील राष्ट्रों में भी, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में भी ऑनर किलिंग जैसी कुकृत्य घटनाएं हो रही हैं। अगर उनमें नाम लिया जाए तो आप ग्रेट ब्रिटेन का नाम ले सकते हो, आप युगांडा जैसे कंट्री का नाम ले सकते हो, आप ब्राजील जैसे कंट्री का नाम ले सकते हो, आप पाकिस्तान का नाम ले सकते हो, आप बांग्लादेश का नाम ले सकते हो। ऐसी भी कंट्रीज है ये सारी जहां पर कि ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं यहां भी हो रही हैं। मैं आपको बताऊं कि ऑनर किलिंग इतना निंदनीय जुर्म है, इतना नीच स्तर का जुर्म है यह, कि इससे न सिर्फ हमारे देश के संविधान को ठेस पहुंचता है, उनके अनुच्छेदों की वायलेशन होती है, बल्कि ये दंडनीय भी है, पनिशेबल क्राइम भी है हमारे यहाँ। और जो एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था ना, माफ करिएगा, एक जो वो था डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, उसके भी अनुच्छेदों की उल्लंघन करता है ये ऑनर किलिंग की जो घटना है। आपको मैं याद दिला दूं कि एक कन्वेंशन हुआ था जिसको कि कन्वेंशन ऑन, मैं यहां लिख रहा हूं, जिसको कि कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन of all discriminations against women का भी टाइटल दिया गया था। तो उस कन्वेंशन में तकरीबन 185 राष्ट्रों ने
साइन किया था और उनमें से एक इंडिया में था। मेरे ख्याल से ये आपको पता होना चाहिए। और काफी दुख की बात है कि ये साल 1979 की बात है और आज भी साल 2021 में भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हमें दिखाई पड़ती हैं। तो ये इसका एक्सटेंशन है। अगर आप में से कोई इसे नोट करना चाहता है तो आप नोट भी कर सकते हैं इसे। और जो हमारा अगला टॉपिक होगा, अब जो इसके आगे जो हम लोग बढ़ेंगे, इसके एक्सटेंशन के आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे, आप वीडियो पॉज कर दोबारा नोट कर सकते हैं। तो हम बढ़ेंगे इसके रीजन्स की ओर कि इसके क्या रीजन्स हो सकते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। रीजन्स बिहाइंड इट और ऑनर किलिंग, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रीजन बिहाइंड ऑनर किलिंग। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, जब एक्यूज्ड जो कल्प्रिट होते हैं उनसे पूछा जाता है तो देयर आर वेरियस नंबर्स ऑफ रीजंस why they decided to kill their family member or the community member। तो इसके कई कारण होते हैं और जो कारण स्पष्ट रूप से सामने दिखते हैं उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो दांतों तले आपको नाखून कटवा दे, ऐसे हैं कि जैसे आप समझ लो कि कभी-कभी केवल बीइंग विक्टिम ऑफ रेप हो जाना भी ऑनर किलिंग का कारण बन जाता है। देखिए जरा आप ध्यान से समझिएगा, विक्टिम हो जाना भी, यानी अगर किसी महिला के साथ बलात्कार जैसी कुकृत्य घटना हो जाती है तो कुछ परिवार के लोग उस महिला को ही मार देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हो गया है जिससे कि परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचा है। अब मेरे ये समझ से बाहर है कि कब हमारे देश के लोग इतने जागरूक होंगे और इतने समझदार होंगे कि वो समझ पाएंगे कि महिला के साथ जब कोई बलात्कार करता है, बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है, तो महिला उसके लिए नहीं होती जिम्मेदार, उसके लिए महिला कभी जिम्मेदार नहीं होती, उसके लिए पुरुष की वो खराब मानसिकता जिम्मेदार है और वहां पर वो व्यक्ति दंडनीय है, ना कि महिला। तो आप देखिए कभी-कभी रेप का विक्टिम हो जाना भी मान हत्या का कारण बन जाता है। अगर और कारणों की बात करें तो रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम जो है हमारे यहाँ काफी शर्मनाक है कि आज आजादी के इतने सालों के बाद भी हमें कास्ट सिस्टम जैसा कुछ सुनने को मिलता है। जाति प्रथा अगर हिंदी में बात की जाए तो जाति प्रथा भी मेनी सोशियोलॉजिस्ट एंड एडवोकेटर्स बिलीव दैट the main reasons behind the honor killing is one of the main reason behind the honor killing is rigidity of caste system। जो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है ना, उसकी जो रिजिडिटी है, वो कठोरता जो है उसकी, वो भी कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग का कारण है। अगर तीसरे की बात करें हम लोग तो कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लव मैरिज एक बहुत बड़ा कारण बनता है ऑनर किलिंग का। जो लोग कल्प्रिट्स होते हैं, जब उन्हें पकड़ा जाता है तो वो बताते हैं कि लव मैरिज ऐसा है वैसा है, भाई नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक महिला और एक पुरुष व्यस्त है और वो आपस में साथ होना चाहते हैं तो ये तो उनका संवैधानिक अधिकार है। खैर ये अलग चर्चा का विषय है, इस वक्त मैं ये चर्चा नहीं करना चाहता। और जो चौथा और भी कारण हमें देखने को मिलता है वो तो केवल कभी-कभी हमें ये भी देखने को मिलता है कि ड्रेसिंग ऑफ वुमेन, हमें ये भी देखने को मिलता है भारतीय समाज में ड्रेसिंग ऑफ वुमेन। अब भाई जरा ये समझने की कोशिश करो या मुझे समझाने की कोशिश करो कि कोई महिला कैसे कपड़े पहनती है, ये कमेंट पास करने के या इस पर उसे दंड देने के हम कैसे अधिकारी हो गए? हमें किसने ये अधिकार दे दिया कि हम उस महिला को दंड दे सकते हैं? अगर कोई महिला वयस्क है, 18 वर्ष से अधिक उम्र की है, तो ये तो उसकी अपनी व्यक्तिगत पसंद होगी ना। तो इसमें कभी-कभी कल्प्रिट्स कहते हैं कि नहीं ये एप्रोप्रिएट तरीका था पहनने का। कैसे था भाई? वो कैसे समझ सकते हैं कि ये एप्रोप्रिएट है और इनएप्रोप्रिएट है? तो आप देखते हैं ये भी, अरे कभी-कभी तो संदेह वो भी आधार होता है। आप विश्वास नहीं करोगे, ऑनर किलिंग की कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिसमें कि औरतों का शरीर किसी बीमारी की वजह से, एनीमिया की वजह से, रक्त की कमी की वजह से, अगर कहीं सूजन आ गई है अंग में और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, उसका पर्याप्त इलाज नहीं हो रहा है, तो परिवार वालों के द्वारा उसकी हत्या इस तक में कर दी जाती है कि उस महिला का चरित्र खराब है। तो आमतौर पर मैंने आपको पहले ही बताया कि देखा जाता है कि ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं यूजुअली
यूजुअली तो महिलाओं के विरुद्ध होती हैं, अक्सर महिलाओं का के अधिकारों का वायलेशन होता है इस तरह से। और अगर मैं चर्चा करूं कि इसके कारण के जो खुलकर सामने आते हैं वो ये भी सामने आते हैं कि मैरिज से डिनाई कर देना, टू डिनाई द मैरिज। जब मैरिज से कोई महिला या कोई लड़का ही मान लो आप परिवार वालों के विरुद्ध हो जाता है कि नहीं मैं इससे विवाह नहीं कर सकता, तो भी कई कारण ऐसे देखे गए, कई जगहों पर देखा गया है, ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं सामने आती हैं। इसके बाद आप देखें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी कभी कभी आप देखेंगे कि सेक्स आउटसाइड द मैरिज और बिफोर द मैरिज, तो ये सब भी कारण बनते हैं ऑनर किलिंग जैसी घटनाओं का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक और है जो मैं आपको वाकिफ कराना चाहूंगा, एक बड़ा कारण है, उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो और जो एक कारण है वो मैं आप लोगों को वाकिफ कराना चाहूँ, ये भी आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, खाफ पंचायतें। खाफ पंचायतें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं इस तरह की घटनाओं में। और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि खाप पंचायत ऋग्वेदिक समय का एक टर्म है, जिसमें कि समाज के उच्च कुल के लोग, उच्च समुदाय के लोग एक समुदाय बनाते थे, एक संगठन बनाते थे, जिसे खाप पंचायत का नाम दे दिया जाता था, और फिर वो कानून बनाया करते थे। तो ये एक अलग विषय है। बहरहाल मैं खाप पंचायत के बारे में आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो ये है कि खाप पंचायतों का बहुत बड़ा रोल होता है ऑनर किलिंग जैसी घटनाओं में, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि खाप पंचायतों के द्वारा कुछ परिवार में गलत हो जाने पर ऐसी घटनाएं, ऐसी वारदातें सामने आती हैं कि खाप पंचायतों के द्वारा ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिससे कि व्यक्ति सुसाइड करने तक को मजबूर हो जाता है, कभी कभी वो कर भी लेता है। तो खाप पंचायतों के बारे में अप्रैल 2012 में आप ये समय नोट कर सकते हैं, ये टाइमिंग नोट कर सकते हैं। अप्रैल 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, पूरी तरह से इसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया था और सरकार से कहा था कि वो ठोस कदम उठाए कि कोई भी खाप पंचायत किसी भी तरह की कोई बुरी हरकत या बुरे कामों में भागीदार ना बने, ना ही रहे। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जो पूरे भारत को अवश्य मानना ही चाहिए। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में ऑनर किलिंग जैसी घटना के लिए क्या कानून है। अगर ऑनर किलिंग जैसी घटना के लिए मैं जिक्र करूं तो इससे मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे संविधान के भी कुछ अनुच्छेदों का वायलेशन होता है। जैसे कि मैं कुछ आर्टिकल्स लिख रहा हूं यहाँ और काफी शॉर्ट में मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। जैसे कि आर्टिकल 14, ये COI द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। और अगर मैं बात करूं तो आप ये भी देख सकते हैं कि DPSP जो है हमारे संविधान में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें एक आर्टिकल आता है 39(f). इन सब का वायलेशन ऑनर किलिंग से हो जाता है। जरा कम समय में सरल शब्दों में समझते हैं कैसे। जो आर्टिकल 14 है हमारा, वो आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं बिल्कुल कि एकदम कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में आपको ज्यादा समझा सकूं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका वायलेशन होता है ऑनर किलिंग के थ्रू। 15(1) को अगर आप देखेंगे तो नो डिस्क्रिमिनेशन, ये है कि राज्य नो डिस्क्रिमिनेशन, द स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट द पीपुल, अपने राज्य के लोगों पे वो कास्ट पर, रिलीजन पर, रेस पर, उनके वर्ण पर, उनकी जाति पर, उनके धर्म पर, उनके आधार पर या उनके जन्म के स्थान पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करेगा। अगर आर्टिकल 15(3) में जाए तो वो एक राज्य सरकार को एक पावर देता है, राज्य को एक पावर देता है। वो पावर क्या है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, अगर मैं सेम टू सेम बात करूं जो वहां लिखी गई है पैरा, तो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट टू
टू फॉर मेकिंग द एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन। जो इसमें कोई भी इस आर्टिकल में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी गई है जो राज्य को महिला और बच्चों के लिए बढ़िया या स्पेशल प्रावधान, विशेष प्रावधान बनाने से रोके। आर्टिकल 19 आप सभी जानते हैं, राइट फॉर फ्रीडम, आप सभी जानते हैं स्वतंत्रता की आजादी, स्वतंत्रता का अधिकार, आप इसे समझ सकते हैं। तो आगे आप लोगों ने भी पढ़ाई की होगी तो उसमें आपने इसे पढ़ा होगा। बहरहाल ये चर्चा का विषय है, मैं जब आगे बढ़ूंगा, जब मैं कभी आर्टिकल से आऊंगा तो आपको ये जरूर बताऊंगा। आर्टिकल 21 को आप दो भागों में समझ सकते हैं, राइट टू लाइफ, ये पहला हुआ, और जो दूसरा होता है वो है राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। तो इसमें दो चीजें आती हैं, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप समझ सकते हैं। आर्टिकल 21 में एक बात और लिखी हुई है साफ साफ, उसमें लिखा हुआ है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जाएगी जब तक कि विधिवत कोई ऐसी कानून या प्रक्रिया ना बनी हो जिससे कि उसकी स्वतंत्रता को छीना जा सके। ठीक है। 39 है, ये भी राज्य सरकार के लिए है, वो ये है कि वो कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हेल्दी मैनर, एक स्वस्थ वातावरण में बच्चों का विकास हो। तो ये संविधान की अनुच्छेद हैं जिनका उल्लंघन ऑनर किलिंग जैसे कुकृत्य घटना में होता है। अब बात करते हैं हमारे भारतीय कानून की। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो अब चलते हैं आईपीसी की तरफ, जो इंडियन पीनल कोड है, हमारा भारतीय दंड संहिता। ये 1860 का था, लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष रहे थे, जो प्रथम विधि आयोग बनी थी। बहरहाल तो आईपीसी 1860 के तहत ये सेक्शन 299, जिसमें कि आप पाएंगे कल्पेबल होमोसाइड, कल्पेबल होमोसाइड, जिसे हिंदी में आपराधिक मानववध भी कहा जाता है, या सेक्शन 300, जिसको आप मर्डर के नाम से जानते हैं, उसके तहत ये परिभाषित है, डिफाइंड है। ये दुर्भाग्य है कि ऑनर किलिंग जैसी घटना के लिए आईपीसी में अलग से कोई सेक्शन नहीं है। वो सेक्शन 299 कल्पेबल होमोसाइड और सेक्शन 300 मर्डर के अंतर्गत आता है, अंडर आता है। दंड के प्रावधान की अगर हम बात करें तो सेक्शन 302, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है दिस बोर्ड इज विजिबल टू यू ऑल एंड यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ पा रहे हैं इस वक्त जो मेरी बात है वो आप समझ भी पा रहे हैं और आपको बोर्ड भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो जो आर्टिकल 302 है, माफ करिएगा, सेक्शन 302 है, वो है कि वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि whoever commits murder, ये मैं बिल्कुल सेंटेंस लिख रहा हूं, commits murder shall be punished with death or shall be punished with life imprisonment and shall also be liable to fine। अब जरा इसे समझने की कोशिश करिए। जो सेक्शन 302 है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो हत्या जैसे कुकृत्य को अंजाम देता है वह व्यक्ति दंड का भागी होगा, और दंड में मृत्यु दंड का भागी होगा, या लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास जिसे आप कहते हैं, उसके लिए भागी होगा, या फिर वो जुर्माने के लिए भी भागीदार होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी घटना और कितनी व्यभिचार वाली घटना हो सकती है कि इसके लिए जो भारतीय दंड संहिता है वो डेथ सेंटेंस भी दे सकती है।
अब मैं एक केस का जिक्र करूंगा आपके पास। आप लोगों ने कभी ना कभी नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो एक बार जरूर गूगल करें, या आपको अगर कोई अदर सोर्स से जानकारी मिलती है तो जरूर लें। मनोज बाबली केस, ये बहुत फेमस केस है, मनोज बाबली केस हरियाणा का, जो मेरे ख्याल से जून 2007 का है, जून 2007 का है। ये बहुत चर्चित केस है, ऑनर किलिंग मामला है। इस केस का नाम मैं आपके सामने इसलिए ले रहा हूं कि 30th of March 2010 को इसका जजमेंट आया था। जो वर्डिक्ट आया था ना, वो सुनकर हिल जाएंगे आप। हरियाणा में पहली बार, हरियाणा के स्टेट के हिस्ट्री में पहली बार ऑनर किलिंग जैसे केस के लिए 5 एक्यूज्ड को, आरोपी को, कल्प्रिट्स को, दोषी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी। तो आप समझ सकते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन बातों का कंक्लूजन क्या है। तो इन बातों का कंक्लूजन बस इतना है कि मनुष्य को चाहिए, एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी विचारधारा, अपनी मानसिकता को सहज, सरल और सही दिशा में बढ़ाए, सही दिशा में बनाए। जरूरत है, द नीड ऑफ द टाइम इज टू चेक दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट। जरूरत है कि बहुत बल के साथ इस तरह की घटनाओं को ऑब्जर्व किया जाए, देखा जाए, और प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान ऐसे ठोस कदम उठाए जाए कि भविष्य में कोई व्यक्ति इस तरह के कर्म को, इस तरह के जुर्म को करने की सोचे भी ना। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि ऑनर किलिंग के इस टॉपिक को मैं बहुत सरल शब्दों में आप तक ला पाया हूँ, आपको समझा पाया हूँ। फिर भी अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही ये, अगर आपके पास कोई और जानकारी है मेरे रिसर्च से अतिरिक्त, तो कृपया मुझसे साझा करें। आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आप सबको पता है कि सीबीएसई टर्म 1 की डेट आ गई है और सभी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। सामने दीपावली भी है। मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा के लिए, उनकी आगामी परीक्षाओं के लिए, दीपावली के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप पूरे विश्वास के साथ अपने टर्म 1 के तैयारी को फाइनल टच देंगे और बहुत अच्छा करेंगे। जल्दी मिलते हैं सिन्हा क्लासेस के अगले सेगमेंट में, अगले एपिसोड में, जो मेरा विश्वास है मैथ्स से रिलेटेड होगा। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।